हेलो 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 कैन यू हियर हेलो हेलो अच्छा ये जो है चलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है तो बाद में जो है आप इसको देखिएगा कोई इसमें कोई वर्ड डिफिकल्ट आता है तो आप यहाँ पे लिख के चैट बॉक्स में तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं तो explain with reference to the context you certainly won't do anything of the kind आप ऐसा कुछ नहीं करोगे nothing offends people worse than broken engagements यानी शादियों के टूट जाने से ज़्यादा तकलीफ से बाद लोगों के लिए और कुछ नहीं होती है It simply means इसका मतलब है I'll have to work like a Turk मुझे टर्क के मानंद काम करना होगा हेलो चलिए मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँ ठीक है ऑलराइट हेलो So these lines are broken spoken by Amanda. Amanda ने ये लाइनें दी हैं उसने ये कही हैं इन ये जो लाइनें दी गई हैं इनमें अमांडा जो है वो बात कर रही है when Tom tries to make Amanda see जब टॉम जो है अमांडा को समझाने की कोशिश करता है that Laura is different from other people Laura दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है he does not want his mother to expect वो नहीं चाहता कि उसकी माँ जो है तवक्कुआत रखे टू मच ज़रूरत से ज़्यादा फ्रॉम लारा यानी लारा से ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत मदर को नहीं रखनी चाहिए टॉम वांट्स अमांडा टू फेस द फैक्ट्स टॉम चाहता है कि उसकी माँ जो है हक़ाइक़ को समझ सके बिकॉज शी लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ हर ओन क्योंकि वो अपनी ख्याली दुनिया में रह रही है हेलो हाँ मैं देखता हूँ जितने भी हो जाते हैं हम ये 2-3 इसकी वीडियो बना दूंगा तुम ठीक है मैं कर दूंगा पूरा हो जाएगा मैं कर दूंगा बेटा कर दूंगा हाँ वैसे ही ऐसे ठीक है ठीक है मैं कर दूंगा ओके बेटा अल्लाह हाफिज़ तो टॉम वांट्स अमांडा टू फेस द फैक्ट्स टॉम चाहता है कि हक़ाइक़ जो हैं उनको उनका मुकाबला करे उनको समझे बिकॉज शी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन क्योंकि अमांडा जो है अपनी दुनिया में रहती है या जो है क्या नाम है उसकी सिस्टर जो है लारा जो है वो अपनी दुनिया ख्यालों की दुनिया में रहती है अ वर्ल्ड ऑफ लिटिल ग्लास ऑर्नामेंट्स हाँ लॉरा की तरफ इशारा है लॉरा जो है वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहती है यानी जहाँ पे वो महफूज महसूस करती है ये दुनिया की परेशानियों से हट के टॉम आल्सो कन्फेसेस दैट ही डज नॉट नो टॉम भी मानता है कि वो नहीं जानता है मच अबाउट दिस जेंटलमैन वो जो जिम ओकॉनर जिसको वो घर लेके आया था उसके बारे में उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी यूँ समझे कि उसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की थी उसने इस मामले को ज़रूर से है जिस तरह से टॉम लॉरा अमांडा जो थे जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करती थी या उसकी गहरी नज़र थी कि जो है डिटेल्स हैं वो मालूम उनको यानी डिटेल्स की मालूमात हैं वो हासिल की जाए तो अमांडा जो है ही वॉज नॉट दैट केयरफुल तो जितना ज़रूरी था उसने उतना ही किया था बट अमांडा अश्योर्स लेकिन अमांडा कहती है दैट शी विल हरसेल्फ डायरेक्टली फाइंड आउट एवरीथिंग हाँ ये जो टर्क का ऊपर रेफरेंस आया है कि ये वो खुद अपने जैसे टर्क जो हैं हर बात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी बारीक बीनी से किसी मामले का जायज़ा लेते हैं तो वो उसको खुद जो है सारे मामले को हैंडल करना पड़ेगा सारी मालूमात उसको खुद से यानी लेना पड़ेंगी यानी सारे मामले को यानी टॉम इज़ नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल एज शी हर सेल्फ थिंक्स दैट शी इज़ टू बी
शी इज़। और उसके बाद है एक्सप्लेनेशन है इन द गिवन लाइन्स जी इन लाइनों में अमांडा रिस्पॉन्स टू टॉम अमांडा जी है वो टॉम से बात करती है व्हेन ही टेल्स अमांडा दैट जब वो अमांडा से कहता है इफ़ यू आर गोइंग टू मेक सच फस आई विल कॉल इट ऑफ अगर तुम इस तरह से हर मामले को ख़राब करोगी यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो है इसकी छानबीन करोगी तो आई विल गिल इट ऑफ आई विल कॉल इट ऑफ तो मैं इससे निकल जाऊँगा I'll tell him not to come मैं उसे कह दूँगा कि वो ना आए। अमांडा shows her concern अमांडा जो है अपनी परेशानी का इज़हार करती है, अपनी तशवीश का इज़हार करती है for her child अपने बच्चे के लिए। She regards the broken engagements as the worst things for the parents. मंगनियों का टूटना वालिदैन के लिए बड़ी परेशानी का बायस होता है। She also says that वो ये कहती है if Tom cancelled the meeting अगर टॉम ने उनकी मुलाकात को कैंसल कर दिया with the जेंटलमैन कॉलर वो जो है वो जो जेंटलमैन था जो जिसने उनके घर पे आना था जिम ओकॉनर जो था देन शी हैज़ टू वर्क मोर हार्ड इन दिस कनेक्शन तो फिर उसको खुद से सारे मामले को चलाना होगा द फ्रेज वर्किंग लाइक अ टर्क ये जो ये जुमला जो है जिसमें लिखा हुआ है कि टर्क की तरह काम करना इज ए सिमिली एंड आल्सो एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन ये तशबीह भी है यानी तशबीह होती है जिसमें लफ्ज़ मानेंद तरह के इस्तेमाल होते हैं तो इसमें जो है उसने कहा कि मैं टर्क्स की मानिंद काम करना पड़ेगा लाइक यहाँ पे मानिंद है तो इसलिए जो है ये ईडीएम भी बन गया वर्क लाइक अ टर्क ये ईडीएम बन गया और वर्किंग लाइक ए यहाँ पे लाइक का वर्ड यूज़ हुआ है अपने आप के लिए और जो है जिस तरह से टर्क काम करते हैं उनमें एक सिमिलरिटी पाई जाती है तो ये इसलिए एक सिमिलीज भी है the idea that Amanda works like a Turk contents ये आइडिया जो है कंटेंट क्या होता है ये पेश करता है आई थिंक लेट मी सी दावा करना ठीक है कंटेंट्स का मतलब है दावा करना दावे से कहना तो वो जो है अमांडा जो है वो दावा करती है बड़े दावे से कहती है दैट शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड कि वो बहुत मेहनत कर रही है नॉन स्टॉप मसलसल that could actually be taken as a compliment यानी उसकी इस बात पे तारीफ होनी चाहिए थी कि वो बहुत मेहनत कर रही है however there is a problem हम एक मसला है we cannot assume कि हम फर्ज नहीं कर सकते दैट ऑल पीपल फ्रॉम टर्की आर हार्ड वर्किंग के सारे पीपल जो हैं टर्की के हार्ड वर्किंग हैं तो टर्क जो है कि जो इस बारीकबीनी से काम करते हैं बहुत मेहनत करते हैं लाइक दिस इन फैक्ट वी शुड नेवर मेक एनी assumptions हमें ऐसा कोई मफरूज़ा कायम नहीं करना चाहिए व्हाट्सएवर ऑफ एनी रेस किसी नस्ल के बारे में और एथनिक ग्रुप या किसी जो है मजहबी ग्रुप के बारे में बेस्ड मैरली ऑन सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशंस यानी मामूली से मुशाहिदे की बुनियाद पर हमें ऐसी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए chapter 2 है how is it with me when every noise appeals me what hands are here how they pluck out my eyes ये जो है इसमें जो क्या नाम था उसका मैकबस जो है वो ये अल्फाज कह रहा है उसने डनकन को मार दिया है अब खंजर के साथ और अपने हाथों को जो है वो देख के पछता रहा है उसने क्यों ऐसा काम किया अब डेवल जो है उन्हें छोड़ गए हैं
उनको पछताने के लिए, ठीक है कि नहीं? तो वो जो है, तो वो अब पछता रहा है क्योंकि बाय नेचर ही इज़ अ गुड पर्सन, ही डिड नॉट वांट टू डू दिस। वो ऐसा करना नहीं चाहता था। द सर्कमस्टांसेस ड्रोव हिम इन दैट कॉर्नर। वो जो है उन्होंने उसको घेर लिया था और ये काम करने पर मजबूर किया था। ही हाउ इज़ इट विद मी कि मुझे क्या हो गया है व्हेन एवरी नॉइज़ अपील्स मी। ये हर वैसे तो नॉइज़ अपील करना अच्छा लगता, अपाल्स मी, अपाल्स होता है यानी खौफ़ज़दा करना, कि हर आवाज़ मुझे चौंका देती है, हर आवाज़ मुझे डराती है। अपाल्स, ठीक है? व्हाट हैंड्स आर हियर, ये मेरे हाथों को क्या हो गया है? कैसे हैं ये हाथ? हाँ, दे प्लक आउट माय आईज़, इनको ऐसे लगता है ये मेरी इनको देखने से मेरी आँखें बाहर गिर पड़ेंगी, यानी ये मेरी आँखों को खींच के मेरी आँखों को नोच रहे हैं। एक्चुअली मेरे हाथों का मंतर ऐसा है कि मेरी आँखें नोची जा रही हैं जैसे। तो हम हाथ एक्चुअली आँखों को कुछ नहीं कर रहे, वो जो एक्चुअली द हॉरिबल डीड दैट हिज हैंड्स हैव परफॉर्म्ड, उसके हाथ तो थे कि बादशाह को प्रोटेक्ट करने वाले थे, और ऐसी नेचर, ऐसे हाथ जिनके यानी जिनमें ये हो कि उसने बादशाह को प्रोटेक्ट करना है, उन्हीं हाथों ने बादशाह का कत्ल कर दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। तो ही इज़ फुल ऑफ रिमोर्स फॉर दैट, वो बहुत पछतावे में है। लेकिन ही हैज़ नो रिट्रीट, अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। So these lines have been taken from the play Macbeth Act 2, Scene 2 by William Shakespeare. Context, कि सिचुएशन ऐसी है, these lines are spoken by Macbeth to himself, Macbeth खुद कलामी कर रहा है, अपने से बात कर रहा है। Just after he has committed the murder of Duncan, Duncan का कत्ल करने के बाद, and has had a brief conversation with his wife, और अपनी बेगम से भी उसने इससे पहले मुख्तसर बातचीत की थी, और वो जो है वो उसको बता रहा था एक्चुअली उसकी जो वाइफ है, शी इज़ फुली पोजेस्ड। मैकबथ यहाँ पे अब तौबा करने के लिए जो है वो सोच रहा है, पछता रहा है। अब उसकी वाइफ जो है उसको आके कहेगी कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं किया, सब ठीक किया। So she has asked him to go and smear two guards outside Duncan's bedroom. एक्चुअली ये डंकन ने उसने मैकबथ ने अपनी वाइफ से नहीं कहा था, वो जो है उसकी वाइफ खुद ही गई थी, और उस जाके जब वो मैक वो देख करके आया था, तो वो मर्डर करके आया था, तो उसकी जो वाइफ जो थी लेडी मैकबथ जो थी, वो खुद जो है बादशाह के चैम्बर में गई थी, और वहाँ पे जो है वो जो खंजर वगैरह जो था, वो लाके उसने गार्ड्स के पास छोड़ दिया था, और उनके मुँह पे जो है ब्लड जो है वो मल यानी कर दिया था। महकमा तो वो जो है वो डेड बॉडी से खंजर भी नहीं निकाल के लाया था। तो वो जो चौकी गार्ड जो थे, वो उनको उसने पहले शराब पिलाई थी लेडी महकमत ने, और वो नशे में थे, यानी बेहोशी की हालत में थे, और फिर उसने उनके मुँह पे जाके डंकन का जो है वो ब्लड जो है उनके कपड़ों पे, मुँह पे लगा दिया, और जो छुरा जो था वो भी उनके पास ही छोड़ आई। अब महकमा जो है वो सिर्फ़ उसने एक ये जो मर्डर किया है सिर्फ़ इसलिए वो जो है वो पछता रहा है। तो लेडी मैकबेथ उसको जो है वो कहती है कि ये तो बड़ी बुज़दिली वाली बात है कि वो जो है उसको नहीं पछताना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ ओके। और उसको बता भी देती है कि उसने जाके जो गार्ड्स हैं उनके मुँह पे डंकन का ब्लड जो है वो भी स्मियर्ड देम देयर फेसेस विद ब्लड ऑफ डंकन। So Duncan's a bedroom with Duncan's blood, but he is feeling too frightened to go back. अब वो जो है चूँकि जितना बड़ा जुर्म उसने किया था, वो चाहता था कि ये ऐसा ना हुआ होता। अब वो खौफ़ज़दा है कि वो वापस जो है डंकन के कमरे में नहीं जाने की हिम्मत नहीं रखता है। एंड लुक एट व्हाट ही हैज़ डन, और वो जो है देख रहा है, पछता रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। लेडी मैकबेथ thereupon accuses him of lack of courage। हाँ, यही बात वो कह रहा था कि लेडी मैकबेथ उसको कहती है कि वो बहुत बुज़दिल है, उसमें हिम्मत ही नहीं है। एंड अंडरटेक्स टू डू द जॉब हरसेल्फ, और बाकी सारा काम जो है यानी वहाँ पे जाना, और वो जो है इसको मुकम्मल करके आना, वो लेडी मैकबेथ खुद करके आती है। व्हेन शी इज़ गॉन, जब वो चली जाती है, तो उस दौरान मैकबेथ हियर्स अ नॉक एट द डोर। मैकबेथ को लगता है जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, एंड वंडर्स हु इज़ नॉकिंग, और सोचता है कौन हो सकता है। एक्चुअली ये उसकी इमेजिनेशन है मैकबेथ की,
क्योंकि रात को उस पैर में दरवाजे पे कोई भी दस्तक नहीं देता। वो जो है अब वो इमेजिन कर रहा है, उसके ख़्यालों में ये बात जो है दिलो-दिमाग में उसके ये बात अब जो है पुख्ता हो रही है कि क्या होगा सुबह के वक़्त जब कोई आएगा, दरवाजे पे दस्तक देगा और उसको जगाने की कोशिश करेगा। तो वो जो नॉकिंग एट द डोर जो दिन के वक़्त होनी है, उसके ख़्यालों में अभी होना शुरू हो जाती है। तो इस और वो इस ख़याली आवाज़ से वो डर जाता है। एक्सप्लेनेशन दीज़ लाइन्स शो दैट a scene of guilt is now weighing heavily upon Macbeth's mind. अब जो है ये जुर्म का एहसास जो है उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहा है। ही इज़ सरप्राइज्ड एट द स्टेट ऑफ हिज माइंड। वो अपने दिमागी हालत पे हैरान हो रहा है इन विच एवरी नॉइज़ टेरिफाइज हिम कि वो हर आवाज़ को सुन के डर जाता है। उसने ज़िंदगी में ये तजर्बा पहले कभी नहीं किया था। उसने बहादुरी के काम किए थे, बड़े लोग उसी के हाथों से मरे थे। लेकिन ये जो जुर्म का एहसास था उसको पहले कभी नहीं हुआ था कि मुजरिम जो है जब एक जुर्म कर लेता है तो कैसी बेचैनी उसको लग जाती है, इसका अंदाज़ा उसको पहले नहीं था। देन ही लुक्स एट हिज हैंड्स अपने हाथों का जायज़ा लेता है व्हिच ही थिंक्स जो सोचता है ऑफ ए शॉकिंग साइट वो एक परेशान कुन मंज़र पेश करते हैं। हिज हैंड्स ही सेज अपना उसका वो कहता है कि उसके हाथ कुड प्लक आउट हिज आइज़ उसकी उसको लग रहा था कि उसके हाथों को यानी जब कोई बंदा आँखें पूरी खोल-खोल के देखने समझने की कोशिश करता है तो आँखें पूरी खोल-खोल के देखता है। तो यही कैफ़ियत मैकबेथ की है, वो उनको देख के हैरान हो रहा है, उसकी आँखें फटी जा रही हैं। तो उसको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे उसकी आँखें जो हैं, वो बाहर निकली जा रही हैं। तो ऐसे यानी उसकी जो आँखें हैं, उसके सॉकेट से बाहर आ जाएँगी। तो व्हिच आर फीलिंग ऑफेंडेड टू सी हिम वो अपने देखो हाथों को देख के जो है वो बहुत जो है पछता रहा है, अफ़सोस कर रहा है और उस बड़ी तकलीफ़ में है वो। यानी ऐसा शौक उसने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ही आस्क्स हिमसेल्फ इफ ऑल द वाटर अब भाई उसका जुर्म को इतनी गहराई से देखना, उसको इस कदर महसूस करना, इस कदर पछताना ये मैकबेथ की अच्छी नेचर की तरफ इशारा है। ये एक तस्दीक है, एक सर्टिफ़िकेशन है कि मैकबेथ की जो फ़ितरत है वो जुर्म पसंद नहीं है। उसने पहले कभी जुर्म नहीं किया है। उसने अपनी ड्यूटी तो की है। उसने वैसे मैदान जंग में दुश्मन तो दुश्मन होता है, जो मारने आता है उसी को मारा उसने। यानी किसी इनोसेंट पीपल का उसने कभी मर्डर नहीं किया था। तो ये एहसास उस यानी ज़ालिम को जो हमलावर थे उनको दुश्मन को मारना वो तो बात समझ आती है। लेकिन एक मोहसिन को, एक अच्छे इंसान को मारना, ये एक जुर्म है जो वो करके बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ऐसा उसने कभी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। उसकी तकलीफ़, उसकी एगोनी, उसकी परेशानी, उसकी ज़हनी कैफ़ियत जो है इस वक़्त है, वो इस बात की दलील देती है कि मैकबेथ बताते खुद ही इज़ गुड बाय नेचर वो फ़ितरतन अच्छा है, वो जुर्म पसंद नहीं है, उसने कभी जुर्म नहीं किया है। तो ये जो सारा वाक़या हुआ है, इसके पीछे विचेज़ हैं, जिन्होंने सारे जो सर्कमस्टांसेस को डिज़ाइन किया और होता भी ऐसा है नॉर्मल लाइफ़ में, एक शख्स जो है, जो लगता तो ऐसे ही है, कोई जुर्म करता है, तो उसके पीछे जो है इविल पावर्स जो होती हैं, वो अपना एक किरदार अदा कर रही होती हैं। वो उसको लालच दे रही होती हैं या उसके दिल में खौफ पैदा कर रही होती हैं। इंसान या लालच या खौफ में आके कोई जुर्म करता है, तो ये एक ताना-बाना जो है, ये इविल स्पिरिट जो होती हैं, जो इनविजिबल फोर्सेस होती हैं, वो बना रही होती हैं और इंसान जो है मजबूर हो जाता है, कोई न किसी जुर्म में मुलव्वस हो जाता है। He asks himself if all the water that is to be found in the great God नेपच्यून्स ओशन ये कोई देवता जो है उस जो समुद्रों का बादशाह है, उसके समुद्रों में जितना पानी है वो भी उसके हाथों को नहीं धो सकेंगे। विल वॉश हिज ब्लड ब्लड कवर्ड हैंड्स क्लीन यानी ऐसा सारे समुंदर जो हैं उनका पानी भी इस्तेमाल कर लिया जाए, तब भी उसके हाथ जो हैं वो पाक साफ नहीं हो सकते, साफ नहीं हो सकते। ब्लड जो है उसको उसकी स्मेल को या ब्लड को उसके हाथों से क्लियर नहीं कर सकते। उसके हाथ हाथ जो हैं उनसे साफ नहीं हो सकते। ही आंसर्स टू हिज क्वेश्चन इज नो वो पूछता है अपने आप से सवाल करता है क्या सारे समुंदर उसके हाथों को धो के साफ कर सकेंगे? तो फिर खुद ही कहता है नो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द ब्लड ऑन हिज हैंड्स ही सेज उसके हाथों को जो ब्लड लग गया है
will redden all the water to be found on the surface of the globe. दुनिया में जितना भी पानी है यानी समुद्र का पानी सुर्ख हो जाएगा, लेकिन उसके हाथ साफ नहीं होंगे। आगे है ये तीसरा है, who from the terror of this arm so late and doubted his empire and that was low indeed. ये जो है who from the terror of this arm so late, ये मिल्टन की जो है वो पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, ये जो लाइनें हैं, और ये सैटर्न जो है वो किसी से ये लाइनें बोल रहा है, मैं मोस्ट प्रोबेबली बील्ज़बब से, आगे जाके देखते हैं। So these lines have been taken from the famous epic Paradise Lost से ली गई हैं by John Milton. The lines occur in Book 1 and are part of lines 110 to 114. Context, तो सिचुएशन ऐसी है, the epic deals with the fall of Adam. एडम का जो है जन्नत से निकाला जाना, ये इसका मौजू है। पीस बी अपॉन हिम, आदम अलैहिस्सलाम पर के मतलब है, फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, जन्नत के बागात से उनको जो है निकाला गया। आफ्टर ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट, जब उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया। सैटर्न टू, शैतान भी जो था, वाज थ्रोन आउट, उसको भी बाहर निकाल दिया गया। अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स, उसके साथियों के साथ। अब यहाँ पे जो है ये एडम, शैतान को तो पहले ही निकाल दिया गया था। एडम ने ये अपनी सारी स्कीम जो है वो बाद में चलाई थी, तो दोनों को इकट्ठे नहीं निकाला गया था, सैटर्न को पहले निकाल दिया गया था। उस जब उसको निकाला गया था तब जो है वो एडम जो है वो जो है उसके लिए जो दुनिया बनाई गई थी उसमें वो था। तो उस वहाँ पे जो सैटर्न जो है वो सीक्रेटली पहुँचता है, उसकी हिफाज़त जो है बहुत से फरिश्ते जो हैं वो कर रहे थे, लेकिन जो सैटर्न जो था वो सबसे बड़ा किसी ज़माने में फरिश्ता था, जिन था, जो कुछ भी था बाय नेचर, मतलब सबका सारे फरिश्तों का सरदार था। तो इसको जन्नत के सारे रास्तों को पता था, तो ये सीक्रेटली और जो है किसी को धोखे से ये वहाँ पे उस जो है हिस्से में चला गया, जहाँ पे आदम और ईव जो है वो काम कर रहे थे। असल में स्टोरी यूँ है कि एडम और ईव के लिए एक अलहदा जहाँ बनाया गया था और उसकी हिफाज़त पर फरिश्ते लगा दिए गए थे, और उस जगह पे सैटर्न जो है वहाँ पे वो इस नई दुनिया जो थी वहाँ पे वो चला गया, और उसके बाद जो है वो चूँकि नई दुनिया जो थी वो एडम और ईव के लिए बनाई गई थी, तो फिर उनको जो है शायद इसी दुनिया तक महदूद नहीं, उस पर उन पर डेथ मसल्लत कर दी गई थी। हमारे यहाँ तो ये है, उनको जन्नत से निकाल के ज़मीन पर यानी अर्थ पर भेज दिया गया था। तो वो थे तो उसी दुनिया में, लेकिन उन पर डेथ जो है वो मुसल्लत कर दी गई थी। या वो जो है वो जो दुनिया, खूबसूरत दुनिया जो क्रिएट की गई थी, उस पे वो काम कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उनको डेथ नहीं थी, उन्होंने फौत नहीं होना था। अब उन पर जो है तकलीफ़ें ज़िंदगी की और डेथ जो है ये उनके साथ चिमटा दी गई, क्योंकि उन्होंने डिसोबीडियंस की, तो ये उनकी पनिशमेंट थी। हमारे यहाँ हमारा जो आइडिया ये है कि सैटर्न को सॉरी ईव को और एडम को जो है वो जन्नत से निकाला गया और उन्होंने माफ़ी मांगी और वापस उनको जन्नत में एडमिट कर लिया गया। इनका आइडिया ये है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए एक जन्नत बनाई थी, यानी ज़मीन वगैरह जो थी, और इसको उनको मना किया था फलां-फलां फ्रूट नहीं खाना, और उन्होंने वो खा लिया। उससे उनको जो है अब ज़िंदगी की तकलीफ़ें जो है अब उनको बर्दाश्त करना पड़ गईं, उन पर चिमटा दी गई, तो ये उनकी पनिशमेंट थी। और इस नई दुनिया के बारे में सैटर्न को जो पता चला था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि था कि ये नई दुनिया है कहाँ पे। इस दुनिया की हिफाज़त के लिए फ़रिश्ते जो हैं वो मुकर्रर किए गए थे, लेकिन सैटर्न जो है वो किसी न किसी तरीके से इस दुनिया तक पहुँच गया जहाँ पे एडम और ईव जो हैं काम कर रहे थे। अब वो कैसे पहुँचा, उसने इस दुनिया के बारे में मालूमात कहाँ से लीं, रास्ता कैसे तलाश किया, ये एक अलग स्टोरी होगी। इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी गई हैं। मे बी किसी दूसरी बुक में वो दी गई हों, क्योंकि हमने जो बुक 1 और बुक 9 को स्टडी किया है, तो मे बी जो दरमियान में जो बुक्स आती हैं उनमें कोई ऐसी कोई बात हो। एनीवे, फॉर 9 डेज़ 9 दिन तक एंड नाइट्स 9 रातों तक जो शैतान जो है वो आसमान से गिरता रहा, कि उन्होंने पहले डिसोबीडियंस की थी। ये हम देखते हैं कि एपिक के शुरू में ही ये बातें बताई गई हैं। वो दोज़ख में जब वो पड़े होते हैं,
when they fell down till they reached the hell, यानी दोजो के सबसे निचले हिस्से में पहुंचने में 9 दिन 9 रातें लगी. They were surrounded by raging fires of on all sides. Raging fires यानी गुस्सा दिलाने वाली यानी बहुत तकलीफ दे आग जो थी उसने उनको घेर रखा था यानी वो इंतहाई तकलीफ में थी. All of them lay senseless there. सारे वहाँ पे बेहोशी में पड़े थे. अब इनको जो है मौत नहीं आनी, ये जो है इनके साथ मौत तो नहीं चिमटाई गई, लेकिन इनकी सज़ा ये है कि इनको जन्नत से दूर कर दिया गया है और दोज़ख के गहरे गड्ढे में इनको फेंक दिया गया है. Then Saturn was the first to rise up और अपनी इस खराब हालत में सैटर्न जो है वो पहला बंदा था जो उठ के खड़ा हुआ. बंदा तो नहीं कहना चाहिए, पहला जो है था जो कि वहाँ पे उठ के खड़ा हुआ. He addressed his assistant Beelzebub. उसने अपने साथी Beelzebub से कहा. The given lines are a part of that address और ये लाइनें जो हैं उसके इसी खिताब का हिस्सा हैं. In the given lines, John Milton has told us, John Milton कहता है that Saturn was addressing the most host of his fallen archangels. तो जो है उसके साथी जो हैं जो जहाँ पे गिरे पड़े थे, होस्ट होता है, मेज़बान होता है. एड्रेसिंग द होस्ट ऑफ हिज फॉलन एंजल, उसके जो गिरे पड़े फरिश्तों का जो मेज़बान था उसके साथ वो मुखातब हो रहा है मे बी द बील्सबब के लिए. द चीफ ऑफ होम पास बील्सबब, जिनका बड़ा सरदार बील्सबब था. बील्सबब जो था दैट वाज नेक्स्ट टू सैटर्न, सैटर्न के रुतबे के बाद जो बड़ा रुतबा आता था वो बील्सबब का था. ही वाज एनकरेजिंग, वो जो है हौसला दे रहा था देम टू स्टैंड अप अगेंस्ट गॉड कि अल्लाह के खिलाफ उठ खड़े हुए एंड डिफाई हिज अथॉरिटी और उसकी जो है अथॉरिटी जो है उसके इख्तियारात को डिफाई कर दें यानी उसकी उसको गलत करा दें. मैं इसको देखता हूँ डी नाकाम बनाना होता है वैसे, काउंटर फॉयल डिफाई मुनहरिफ करना. डिफाई जो है यानी मुखालफत करना, मुनहरिफ करना, फिर जाना. ठीक है, तो वो कहते हैं कि डिफाई अल्लाह की अथॉरिटी के खिलाफ बगावत कर दें. He was exhorting them to stand up and defy his authority. He was exhorting them, वो उनको उकसा रहा था, हौसला अफजाई कर रहा था उनका. That if something was lost, अगर कुछ गुम गया, everything was not lost. यानी ये उसके अल्फाज हैं. अगर हर चीज़ भी जो है अगर कोई चीज़ जो है वो उनसे छीन जाती है यानी उनसे जन्नत छीन गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया है. Although the battlefield was lost, मैदान जंग में वो हार गए, but everything was not lost, लेकिन उनकी जंग ख़त्म नहीं हुई. वो जो है वो मुकम्मल यानी बेबस नहीं थे. The Saturn says that it would be a degrading action on the part of Saturn, यानी शैतान के लिए ज़्यादा जो है शर्मिंदगी वाली बात है to go to God कि अल्लाह के सामने झुक जाए यानी माफ़ी मांग ले. To fall upon his knees कि शैतान जो है ये अपने घुटनों के बल हो जाए and beg for his mercy और अल्लाह से वो माफ़ी मांगे. It would be an insulting एक्शन, तो ये ज़्यादा बड़ी ये जो है उसका ये काम जो है ज़्यादा जो है इंसल्ट वाला होगा. क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा बेइज्जती वाली बात होगी फॉर हिम उसके लिए. टू वर्शिप हिज गॉड, गॉड लाइक पावर कि वो जो है अल्लाह की जो है पावर्स जो हैं उनको ऊपर यानी अल्लाह की वो पूजा करे. बिकॉज गॉड वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज किंगडम से सैटर्न. सैटर्न ये कहता है कि अल्लाह ताला को ये नाउज़ुबिल्लाह ये परेशानी पड़ गई कि वो जो है उसके जो बादशाह जो उसे छीन जाएगी. एट द हैंड्स ऑफ सैटर्न यानी शैतान छीन लेगा इन द रिसेंट पास्ट यानी पीछे जो मुकाबला हुआ है उसमें अल्लाह ताला ने उनको इसलिए इतनी ज़्यादा सज़ा दी है कि अल्लाह ताला को जो है नाउज़ुबिल्लाह ये फ़िक्र पड़ गई थी कि जो उसके इख्तियारात जो हैं उनमें कमी वाक़ हो जाएगी.
who from the terror of this arm, ठीक है। आर्म यहाँ पे वेपन भी हो सकता है, ठीक है। शैतान की जो चाल है या जंग है, वो अल्लाह ताला ने इस बात को दिया है। हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म, अपने बाजू की तरफ शायद वो इशारा कर रहा है। सो लेट यानी हाल ही में, डाउटेड हिज एम्पायर यानी उसको अपनी एम्पायर के बारे में शक हो गया था, यानी महसूस हुआ था, खतरा महसूस हुआ था। दैट वाज लो इंडीड, और वो जो है बड़ी बेइज्जती वाली बात थी अगर ऐसा था। दैट वाज लो इंडीड। तो ये बातें हैं। मतलब उसका ये है कि नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ताला थे अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको इतनी बड़ी सज़ा दी है। यानी मामूली बात होती, छोटी-मोटी करके उनकी छोड़ देते, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा का मतलब है कि अलार्मिंग, ये जो है महसूस किया अल्लाह ताला ने कि इनको नहीं छोड़ना है, इनको गहरे गड्ढे में डालना है, वगैरह-वगैरह लाइक दिस। लेकिन ये नहीं है, अल्लाह ताला की अथॉरिटी को कोई मसला नहीं है, उनको ये है वो है, ये मसला सिर्फ़ सैटर्न को है। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया बनाई है और वो जानते हैं इनको कैसे कंट्रोल करना है, किसको कहाँ रखना है। कौन जो है जिसे हम शैतान में जितनी अल्लाह ने अपने गुस्से की वजह से शैतान को जन्नत की इस गहराई में नहीं फेंका था, बल्कि शैतान की अपनी बुरी फितरत की वजह से उसको इतनी जो है गहराई में फेंक दिया था। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इंसान जो है, हम कई हमने देखा हो कि जो खतरनाक जानवर होते हैं, कोई निकल आता है या उसको अगर नहीं मारना होता, जान से नहीं मारना होता, तो उसको बाँध के रखते हैं, ताकि वो जो है हम क्या कहें कि वो उसकी आदत नेचर फितरत ही ऐसी होती है कि उसके मुताबिक उसको जो है वो बाँधा जाता है। जैसे साँप वाले जो हैं, वो साँप को उसमें बंद करके ऊपर से रस्सी लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं। हालाँकि इतनी लंबी र रस्सी लपेटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दे डू दिस प्रिकॉशनरी, कि उसकी जो है फ़ितरत में है कि वो कहीं से भी वो बाहर आ सकता है, किसी वक़्त भी वो आज़ाद हो सकता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा जो है वो बाँधा जाता है। So it is not because of the fear, it because of the bad nature, the cunning nature of Saturn. अल्लाह ताला को सैटर्न की लिमिट्स का पता है और उसके मुताबिक उनको जो है जहाँ रखना था उसके मुताबिक उसको रखा गया है। इट्स नॉट दैट गॉड जो है उसको किसी किस्म का नाउज़ुबिल्लाह कोई फियर था, नॉट दैट। शैतान जो है वो जैसा था उसके साथ वैसा ही सलूक किया। He sees a mountain ascending। अब ये जो है एक और पैराग्राफ है। It is a note of enchantment। ये एक आवाज़ है, मशहूर आवाज़ है, एन्चेंटमेंट यानी जादू, सहर अंगेज़ आवाज़ है। व्हाट एल्स हर, जो उसको यानी एल तो वैसे होता है जो दर्द जगाती है, ठीक है? ये आवाज़ यानी एल्स हर उसको जो है दर्द देती है, यानी उसके दिल में एक जो है उदासी, उदासी तो नहीं कहना चाहिए, उसको जो है उसकी ख़्वाहिश ख़्वाहिश को शदीद कर देती है। शी सीज़ अ माउंटेन, एक्चुअली एक वो जो बाज़ार में जाती है वहाँ पे एक बर्ड देखती है, बर्ड जो है वो कोई आवाज़ निकालता है, तो उसकी आवाज़ सुन के उसको अपना गाँव जो है लड़की को सारा याद आ जाता है, सुसान जो थी जिस पे वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी हुई है। तो उसको वो सारी जो है वो याद आ जाता है, उसका गाँव जो है, वो परिंदे की आवाज़ सुन के उसको ये सारा सब कुछ याद आ जाता है। तो शी सीज़ अ माउंटेन, अब वो अपने ख़्यालों में देखती है, पहाड़ को देखती है, असेंडिंग अ विज़न ऑफ ट्रीज़, और ये देखती है कि उस पर दरख्त जो हैं उगे हुए हैं। एक दूर तक मंज़र है जो कि दरख्त जो हैं जैसे पहाड़ पर मुख्तलिफ़ ऊँचाइयों पर उगे हुए हों। मतलब है कि माज़ी का जो सीन उसने कभी अपने, क्योंकि वो वादी में रहने वाली थी, पहाड़ी इलाके में रहने वाली लड़की थी, तो उसको अपने गाँव का सारा मंज़र याद आ जाता है। रेफरेंस these lines have been taken from the poem, ये एक नज़म से लिए गए हैं, The Reverie of Poor Susan written by William Wordsworth। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है जिसका नाम है Reverie of Poor Susan। कॉन्टेक्स्ट और ये है मोहल्ले को इस तरह से है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, सुसान लिव्ड इन द हार्ट ऑफ नेचर। वो जो है यानी हार्ट का मतलब यहाँ पे मरकज़ है, वो एक कुदरती मनाजर जो हैं उनके मरकज़ में वसत में रहती थी। अमंग मेडोज, जहाँ पे चरागाहें थीं, पहाड़ियाँ थीं, एंड डेल्स, वादी के मुख्तलिफ हिस्से थे।
नाउ शी लिव्स इन लंदन। अब वो वहाँ से शहर में आ गई हुई है। अ सिटी वेयर बर्ड्स सिंग, जहाँ परिंदे गाते हैं। हर चाइल्डहुड वाज रिमाइंडेड टू हर व्हेन शी हियर्स ए थ्रश। थ्रश एक बर्ड है। जब वो एक थ्रश को गीत गाते हुए यानी आवाज़ निकालते हुए सुनती है, सिंगिंग एट द कॉर्नर ऑफ वुड स्ट्रीट। ये वुड स्ट्रीट है जहाँ पे वो कोई बाज़ार है जिसमें वो आई है। वहाँ पे इत्तेफाक ऐसा होता है कि बर्ड की वो आवाज़ सुनती है, और ये बर्ड खुले मैदानों के बर्ड है, वहाँ पे भी उसने इनको आवाज़ सुना होगा। The external link of beauty at once is revived in her mind. उसके दिमाग में जो कुदरती खूबसूरती के जो मनाज़र हैं वो अचानक उसको याद आ जाते हैं। She at once one became one of the nature। वो जो है यानी एकदम से वो उसी जो है नेचुरल सीन का हिस्सा बन जाती है अपने ख्यालों में। एंड हर इमेजिनेशन रीच्ड हर हम्बल सोलिटरी कॉटेज। और उसके ख्याल जो हैं उसको ले जाते हैं उसके जो उसका घर जो था मामूली सा था वहाँ तक ले जाते हैं। सेट अमिस्ट दी नेचुरल सीन्स, जिसके चारों तरफ जो खूबसूरत मनाजर हैं, पहाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं। तो यानी ख्यालों ख्यालों में वो घर पहुंच जाती है। Suddenly she felt her heart had reached the heaven। उसको ऐसी खुशी महसूस होती है जैसे उसने महसूस किया हो कि वो जन्नत में पहुंच गई है। यानी उसकी जो जो उसके जो 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 घर था, जो वादी थी जहाँ से वो आई थी, वो एक जन्नत जैसी जगह थी। तो उसका दिल जैसे जन्नत में पहुंच गया। बट ऑल ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर फेडेड अवे। लेकिन चूँकि वो ख्यालों की दुनिया होती है और उसके बाद वो हकीकी दुनिया में आ जाती है, तो सारे मंज़र जो हैं वो उसकी जो नज़रों से गायब हो जाते हैं। दस एंडेड द पुअर वुमन्स ड्रीम। और इस तरह से उसकी जो ख्वाब है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन दीज लाइंस आर पार्ट ऑफ सुसन स्ट्रीम। ये सुसन की जो ख्यालात ख्याल क्या कहते हैं उसको, और उसकी ख्याली दुनिया से लिए गए हैं, ख्याली दुनिया की सैर से लिए गए हैं। इन विच द एक्सटर्नल लिंक ऑफ ब्यूटी एट वंस इज रिवाइव्ड इन हर माइंड। इस पोएम में जिसमें बैरूनी दुनिया यानी दूर की दुनिया उसके दिमाग में जो है रिवाइव हो जाती है, जिंदा हो जाती है। उसकी बैरूनी दुनिया की खूबसूरती उसके दिमाग में ताज़ा हो जाती है। हर ड्रीम ऑफ ब्यूटी मेड हर फील। उसकी जो ख्वाब है वो महसूस करती है एज इफ माउंटेन्स आर असेंडिंग, जैसे चढ़ते हुए पहाड़ हों, यानी पहाड़ों की चढ़ाइयाँ हों, ठीक है, उनकी जो है यानी स्लोप जो है वो उसको दिखाई देती हैं। शी इज सीइंग द ग्रुप्स ऑफ ट्रीज। उसको दरख्तों के झुंड दिखाई देते हैं। वॉल्यूम्स ऑफ वेपर्स, उसको जो है बुखारात दिखाई देते हैं। और गिल्डिंग थ्रू द डेल्स। यानी ऐसा होता है कि जो बुलंदी पे जो जगह होती हैं कई दफ़ा बादल जो है वो बहुत नीचे होते हैं, और वो ऐसे लगता है यानी वाटर वेपर्स जो हैं उनको घेर लेते हैं। तो एंड रिवर इज साइलेंटली फ्लोइंग थ्रू चीप साइड वेल। तो ये कोई हिस्सा है वादी का, वहाँ पे जो है दरिया जो है उसका पानी जब बहता जा रहा है, और उसके पानी के गिरने की वजह से भी हो सकता है ये वाटर वेपर बन रहे हों, या ये हो सकता है कि वहाँ पे बादल जो हैं वो उनकी वजह से भी ये जो है उनको वाटर वेपर जो है हो सकता है कि ज़्यादा कंडेंसेशन की वजह से वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा जो उसको फील करेगा। द सॉन्ग ऑफ थ्रश इज एन्चेंटिंग। अब ये इस परिंदे का गीत या थ्रश का गीत जो है बहुत दिलकश है। बट इट मेड सुसान अनहैप्पी। लेकिन इससे सुसान जो है वो अनहैप्पी हो जाती है, बिकॉज इट रिमाइंडेड हर द चाइल्डहुड मेमोरीज। क्योंकि उसको बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं, यानी गाँव की सारी बातें याद आ जाती हैं। द लव फॉर द नेचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लाइन्स। इन लाइनों में भी नेचर से मोहब्बत का, गहरी मोहब्बत का इजहार किया गया है। अब थ्रश जो है वो किस तरह का बर्ड होता है, लेट्स सी व्हाट दिस थ्रश इज। पहले तो देखें उर्दू में इसको क्या कहते हैं, थ्रश।
इसमें तो फेंकना लिखा हुआ है, लेकिन ये फेंकना नहीं है। इसके जो है थ्रश जो है, इस बर्ड किस तरह का होता है, लेट अस सी। ये बर्ड है थ्रश, ठीक है, इस तरह का बर्ड है। और अभी देख सकते हैं ये इंग्लैंड में कहीं पाया जाता है। और इसकी जो है इस बर्ड की वो बात कर रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये आगे दोबारा से। अच्छा जी, at a touch sweet pleasure melted, then let winged fancy wander। हाँ, वो शायरी है, इसमें बता रहा है कि जो ख्याली जो खुशियाँ होती हैं वो देर पा होती हैं, जो हकीकी खुशियाँ होती हैं वो आर्जी होती हैं। यानी कि अभी उसने कुछ मिसाल दी थी, जितना मर्जी जो है कोई खूबसूरत चेहरा हो, हम जो है आखिर उससे जी भर ही जाता है। तो इस तरह की वो बातें उसने बताई थी कि खुशी, कामयाबी जिस तक जो हासिल हो जाती है, वो उसका वो यानी वजूद जो है वो ख़त्म हो जाता है, या उसका असर जो है वो कम पड़ जाता है। जो ख़्यालों में जो हमारी जो सक्सेस या प्लेज़र जो होते हैं, वो कभी भी फेड नहीं होते, उनके हमारी ज़िंदगी पे गहरे असरात जो हैं वो वैसे ही रहते हैं। तो दीज़ लाइन्स have been taken from the poem to Fancy by जॉन केट्स। जॉन केट्स का जो खिताब है फैंसी से जो उसने किया था, इमेजिनेशन से किया था, ये उस पोएम में से ये लाइनें ली गई हैं। In this poem, the poet tells us, शायर हमें बताता है about the great surprising deeds that can be done by a fancy imagination। जो बड़े बड़े काम जो हैं हमारी इमेजिनेशन जो कर सकती है उसके बारे में बताता है। One can play it for creating spring even in autumn। जो इमेजिनेशन है, फैंसी जो है वो ऐसे काम कर सकती है जैसे ख़ज़ां में मौसम बहार के मनाज़र हमारे सामने पेश कर सकती है, और विंटर यानी ख़ज़ां या मौसम सरमा में जो है मौसम बहार के मनाज़र जो है वो पेश कर सकती है। वन कैन यूटिलाइज इट, एक आदमी इसे इस्तेमाल कर सकता है टू क्रिएट इमॉर्टल ब्यूटी, यानी ना ऐसी ब्यूटी जो है जिसकी शिद्दत में किसी किस्म की कमी वाक़ई ना होती हो, यानी लाजवाल खूबसूरती को ये हमारे सामने ला कर रख सकती है। इन वंस माइंड, और इवन टू हैव ए स्वीट बिलव्ड दैट विल नेवर लूज हर ब्यूटी, या कोई खूबसूरत है जो क्या कहते हैं कोई महबूबा जो है वो हमारे सामने जो है वो हमारे ख्यालों में उसको पेश कर सकती है, जिसकी खूबसूरती कभी भी कम ना हो। एक्सप्लेनेशन इन द गिवन लाइन्स, ये जो लाइनें बताई गई हैं, द पोएट यूजेस द वर्ड फैंसी, शायर फैंसी का वर्ड यूज़ करता है इन द सेंस ऑफ इमेजिनेशन, अपने ख्यालों की मैंने में, यानी इमेजिनेशन के मायनों में फैंसी को यूज़ करता है। जॉन कीट कहता है दैट ट्रू प्लेजर इज टू बी फाउंड इन द बाउंडलेस रीजन्स ऑफ थॉट, यानी ख्यालों की वसत में जो है सही खुशियाँ मिल सकती हैं, एंड नॉट इन द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, यानी हमारी जो हवास की जो दुनिया है, जब हमें जो दिखती है दुनिया, उसमें नहीं हमें खुशियाँ मिल सकती, हमें अपने ख्यालों की वसत में खुशियाँ जो वो मिल सकती हैं। So let the fancy always roam in quest of the pleasures of the world of imagination। लिहाजा हमें अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि ये दूर दूर जाए, और मतलब हमें खुद को कभी कभी ख्याली दुनिया में की सैर करनी चाहिए, कभी कभी हमें अपनी ख्याली दुनिया में जाना चाहिए, अपनी फैंसी को, अपने ख्यालात को दूर दूर तक रहना चाहिए, हमें हर वक्त हकीकत की दुनिया से नहीं चिमटे रहना चाहिए। The pleasure of life are short-lived and unstable। दुनिया की खुशियाँ जो हैं ये पायदार नहीं होती हैं, अनस्टेबल, और ये मुसलसल भी नहीं होती हैं।
and they cannot be waited for a long time. ज़्यादा देर तक जो है ये बरकरार नहीं रहती हैं. They cannot be waited. Waiting तो होता है इंतज़ार करना. Wait वो भी होता है यानी हुक्म मानना, या जैसे वेटर वगैरह होते हैं होटलों में, तो उस रेफरेंस से भी हो सकता है, यानी ये हमारी ज़्यादा खिदमत नहीं कर सकती हैं. And they burst like bubbles, ये बुलबुले की तरह होती हैं. Of the rain water, बारिश में जो बनता है. So the flights of imagination of excursions, लिहाजा जो ख्यालात की जो परवाज़ है. एक्सकर्जन, एक्सकर्जन क्या होता है जी? एक्सकर्जन घूमने फिरने. एक्सकर्जन का मतलब होता है घूमना फिरना. So, ये है. So the flights of imagination of excursion, घूमने फिरने की जो इसकी जो क्या कहते हैं इसको, फ्लाइट्स इमेजिनेशन जो घूमती फिरती है, उसकी तरफ बात करता है. इन द रीजन्स ऑफ थॉट्स, ख्यालों की दुनिया में हमारी इमेजिनेशन जो है वो घूमती फिरती है. मस्ट बी अकम्पनीड, हाथ दोगे भाई. So the flights of imagination of excursion in the regions of thoughts must be accompanied. यानी हमारे ख्यालों की दुनिया में हमारी जो इमेजिनेशन है उसको साथ साथ चलना चाहिए. मतलब इसका सारे का ये है कि इंसान को अपनी फैंसी, अपनी ड्रीम्स, उनको भाई उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए. और इंसान को चाहिए कि वो अपनी जो ड्रीम्स की दुनिया है, अपनी जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उनको जो है वो यानी नज़रअंदाज ना करे, और कभी-कभी अपनी इमेजिनेशन में खो जाए. उसको जो है हकीकी खुशियाँ या उसको गम से आज़ादी जो है वो मिल सकती है. तो ये थे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. इसके बाद पार्ट ए आ रहा है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा वरना बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी. तो 2-3 वीडियो में ये सारा पेपर जो है आपका कंप्लीट कर दूँगा. तो देखते रहें, ठीक है? स्टे इन टच. जो है अभी शॉर्टली मैं जो है दूसरी वीडियो भी बना दूँगा. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.